friends, welcome to Sailing Institute Lucknow. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल एंड man-made disasters. So in the beginning, whenever we talk of the word called disaster, what it generally means is the loss of life and property or man and material in general on a very large scale, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल भूकंप हो गया, कहीं पे आए दिन मतलब अखबारों में खबरों में आती रहती है कि भाई यहाँ पे सुनामी आई, वहां पे भूकंप आया, ये वो फलाने का. और इन सब में आपने कभी ना कभी जरूर मतलब लाइक लॉस ऑफ लाइफ काउंट जरूर देखा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि भाई इतने 100 लोग घर से बेघर हो गए, या फिर इतने सौ लोग मारे गए, और अलग से इतने 100 लोग इंजर्ड हैं, या फिर प्रॉपर्टी लॉस हुई है, बिल्डिंग्स धराशायी हो गई इधर उधर, है ना, इमारतें वगैरह सब कुछ धराशायी वगैरह हो गई. तो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ सच काइंड ऑफ लाइक क्या बोलूं, मिसहैप्स जिसमें लार्ज स्केल ऑफ मैन एंड मटेरियल लॉस होता है, उन्हें हम लोग टर्म करते हैं इन जनरल, ऑल इन ऑल, एज डिजास्टर्स. सो ब्रॉडली स्पीकिंग डिजास्टर्स हम लोग कैटेगराइज या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड. अब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अगर हम लोग शॉर्ट में क्रिस्प लाइक आउटलाइन ले लेते हैं व्हाट अबाउट व्हाट नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स आर. नेचुरल डिजास्टर्स आर दोज जो जिसके अकरेंस के पीछे इंसानों का कोई जिम्मा, कोई लाइक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो बस हो गया, राइट. फॉर एग्जांपल earthquakes never occur due to any kind of human activity. At least the natural earthquakes never occur due to any sort of human activities. हाँ, कहीं कोल माइन वगैरह बड़ा बनाने के लिए, कहीं कोई टनल वगैरह बनाने के लिए बम्बार्डमेंट कर रहे हैं अगल बगल एडजेसेंट एरियाज में, वो भूकंप जैसा कुछ महसूस हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट और एल्स इन जनरल जो नेचुरल लाइक अर्थक्वेक्स हैं, दोज आर ऑल मोस्टली नेचुरल, देयर इज नो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन बिहाइंड देम. उसके अलावा वी हैव फ्लड्स, राइट, वी हैव सुनामीज, हमारे पास साइक्लोन्स है, लाइक टॉर्नेडोज हैं, हरिकेन्स हैं, ये सारी चीजें, हीट वेव्स, these are all kinds of the natural disasters that we know of. इसके अलावा we have man-made disasters. Man-made disasters again बहुत तरह के हो सकते हैं, but like the word itself says कि ये पूरी तरह से इंसानों का किया कराया होता है. फॉर एग्जाम्पल भाई किसी एक बड़े से बिल्डिंग में कोई प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट वगैरह का सिस्टम वगैरह नहीं था, कोई प्रॉपर फायर कंबैटिंग इक्विपमेंट वगैरह नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह प्रॉपर्ली सेटअप नहीं किए हुए थे, ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और समथिंग, देयर वाज अ फायर एंड सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, और द बिल्डिंग गॉट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, राइट. अगेन टेररिज्म तो हम लोगों ने लाइक अराउंड, एटलीस्ट अभी तो बहुत कम है, बट इन द लास्ट before the last decade we used to hear a lot about terrorist attacks and terrorist like acts of terrorism all around the world. उसके अलावा we also have chemical discharges, right, pollution वगैरह जो हो रहा है, pollution भी एक तरह से कहीं large scale में एक तरह से disaster की तरह act कर सकता है if they are not taken care of in time. For example oil spillage, right, oceans में अगर जैसे अभी around few years back there was a news of an oil spillage, large oil spillage from a cargo ship, right, as a result of which वो जो पूरा एरिया था उस ओशन का, ठीक है, किसी भी ओशन में अगर ऑयल स्पिलेज होता है, ऑयल स्पिलेज का मतलब ये है कि जो क्रूड ऑयल कैरी करते कार्गो शिप्स वो पानी में बह गया. उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते उस पर्टिकुलर जोन में, ओशन के उस पर्टिकुलर जोन में जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह रह रहे थे, जो भी मरीन लाइफ सर्वाइव कर रही थी वहां पे, they got a bit endangered from their lives, right. This is all thanks to human activities, है ना. So starting with the natural disasters, let's focus on the first one that I would like to share with you. It is about earthquakes. So जब भी हम लोग earthquakes के बारे में बात करते हैं, earthquake
is basically the movement of the earth's crust in an abnormal manner, right, which is not considered at all normal. ठीक है, normally जैसे आप अभी ये शायद वीडियो देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, we all are staying on the crust of the earth and the crust of the earth is usually stable. किसी भी तरह का एबनॉर्मल मूवमेंट वगैरह अर्थ के क्रस्ट में फील नहीं होता. बट ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉज, अगर अर्थ का क्रस्ट रेडिली शेक करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, कांपना शुरू कर दे, दैट इज व्हाट वी टर्म एज एन अर्थक्वेक, राइट. अब अर्थक्वेक की अंडरलाइंग कॉज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, बट मोस्टली इट इज एट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. द फर्स्ट इज seismic factor, and the second is volcanic eruptions. सीस्मिक फैक्टर्स को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि अर्थ के कितने सारे लेयर्स, अर्थ कितने लेयर्स से बना है. हम लोगों ने छोटे क्लासेस में ही ये डिस्कवर कर लिया होगा, आप लोगों ने भी ये डिस्कवर कर लिया होगा कि अर्थ का जो सबसे बाहरी लेयर होता है जिसपे हम सब बसे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट. Then we have an inner layer called the mantle, and then we have yet another innermost layer जो कि सबसे अंदरूनी एरिया है या फिर लेयर है, जिसे हम लोग बुलाते हैं कोर. क्रस्ट, मेंटल, कोर. क्रस्ट पे ही हमारे सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं एंड उसी पे हम लोग अपना बसेरा बसाए हुए हैं, राइट. मेंटल इज फॉर्म्ड बाय मोस्टली बिग बेड रॉक्स, ठीक है, एंड सेमी सॉलिडिफाइड रॉक्स एज वेल. एंड एज वी गो डीपर इनटू द मेंटल, वी कम टुवर्ड्स अ लेयर व्हिच इज ऑलमोस्ट like सेमी सॉलिड टू लिक्विडिश इन कंसिस्टेंसी, है ना, एंड इज वेरी वेरी हॉट. इतना गर्म कि भाई पत्थर पिघलकर वहां पे सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड क्रस्ट इज मोल्टन, मोल्टन यानी कि ऑलमोस्ट लिक्विफाइड, लिक्विड फॉर्म में ही क्रस्ट का जो भी मटेरियल होता है वो होता है. दैट इज रॉक्स जो होते हैं वो पिघले हुए फॉर्म में कोर में पाए जाते हैं, अर्थ के कोर में पाए जाते हैं. ओके, सो क्रस्ट को अगर हम लोग, अर्थ के क्रस्ट को अगर हम लोग और थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें यह डिस्कवर होगा कि अर्थ का जो क्रस्ट है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. आपने सॉइल प्रोफाइलिंग वगैरह भी पढ़ी होगी. डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, एंड कहीं ना कहीं अंदर जाके वी हैव द बेड रॉक्स, है ना, जो कि सिचुएटेड होते हैं ऐसे और भी बड़े मोटे पत्थरों में, जिसे हम लोग सीस्मिक बेड या फिर सीस्मिक प्लेट्स बुलाते हैं. तो अक्सर क्या होता है, ड्यू टू एनी चेंजेस इन दी अंडरलाइंग इंटरनल प्रेशर, अर्थ के क्रस्ट के कुछ लेयर्स नीचे अगर प्रेशर का कोई भी इधर उधर चेंज हो रहा है, उस वजह से क्या होगा, जो सीस्मिक प्लेट्स हैं उनके बीच में जो भी दरारें हैं, जो भी गैप्स हैं, उन गैप्स के बीच में धक्का धक्की होगी. ये इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, वो इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, एंड दिस दिस रिजल्ट्स टू अर्थक्वेक्स, राइट. दैट इज हाउ नेचुरल अर्थक्वेक्स हैपन. इन फैक्ट अगर हम लोग हिमालय, द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय, राइट, देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय, राइट. सो अगर हम लोग हिमालय की भी बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ सच एक्टिविटी, है ना. व्हाट हैपेंस इज, इन केस ऑफ द हिमालयाज, जो सीस्मिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट इतना जोर से मूव करने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे दे फाइंड नो अदर स्पेस बट टू राइज अबव, एंड दिस इज हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म्ड. इसी वजह से रिलेटिव टू व्हेन द अर्थ स्टार्टेड
ओरिजिनेटेड, लाइक जब से अर्थ प्रेजेंट है सोलर सिस्टम में, उस टाइम से अगर हम लोग रिलेट करें तो हिमालयास को अभी भी एक यंग माउंटेन रेंज बुलाया जाता है. माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर सेड टू बी यंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, राइट. एनीवे, सो दिस इज वन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स. द नॉर्मल कॉज जो कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है फॉर्म्ड द सेवन सिस्टर स्टेट्स. what happens over there is like almost हर साल ही एक या दो incidents of earthquakes होते हैं वहां पे, and this particular reason is the cause of the same, right. moving on to the next cause, और एक cause जो होता है earthquake का, it is volcanic eruption, right. it is volcanic eruption. volcanic eruptions की वजह से क्या होता है? volcanic eruptions are a result of like increase in pressure in the underlying like region of the earth's crust. ये हम लोग volcanic eruption जब पढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है. वो हम लोग तब अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर इन अ फ्यू मिनट्स. ओके, सो अर्थक्वेक्स के स्टडी को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेस्मोलॉजी बुलाते हैं. SEIS, सेस्मो, जैसे ये सेस्मिक स्पेलिंग है उसी तरह से वी कॉल इट seismology. The subject of the study of earthquakes is called seismology. It also in some manner of an extent helps us to predict कि भाई कहां पे कब earthquakes expect करी जा सकती हैं. Not necessary कि हर prediction हर बार सही होगा, but yes, it definitely helps to reduce the intensity of disaster which might have struck in a much worse manner. ओके, नाउ अर्थक्वेक का जो बेसिकली जो भी भाई अर्थ शेक कर रहा है, तो इस अर्थ के शेक करने का जो एक्टिविटी होता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेक हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए वी यूज अ स्केल. ठीक है, वी यूज अ स्केल फॉर दिस दैट वी रेफर टू एज द रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल, राइट. रिक्टर स्केल पे हमको ये दिख जाता है कि भाई अर्थ का जो भी लाइक सेismic प्लेट वगैरह है वो जो शेक कर रहे हैं, गिविंग राइज टू एन अर्थक्वेक, वो कितना वायलेंटली शेक कर रहा है, कितने वायलेंट लेवल पे शेक कर रहा है, राइट. रिक्टर स्केल पे रीडिंग जितनी ज्यादा हाई होगी, इट्स ऑल इन होल नंबर्स, एंड ट्रस्ट मी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नेवर at the value of 0 on the Richter scale. Richter scale पे अर्थ के seismic activity जो होती है वो कभी भी 0 पे रहती नहीं है. Even now when you're watching the video, when I'm recording the video, the earth's crust is moving up and about a little bit. But ये है कि we are habituated to it. We don't even feel it कि अर्थ का crust ऐसा कुछ हो भी रहा है, right? But when it starts moving in a violent manner, that is when we attribute it to be an earthquake. यार ये भूकंप आया है, ठीक है. Anyway, so this is what Richter scale signifies. That is the intensity of the earthquake that has been experienced in a particular region. Now moving on to volcanic eruptions. अभी हम लोग बात कर रहे थे volcanic eruptions के बारे में, ठीक है. So we'll talk about it. When we talk of volcanic eruptions, what a volcano is should be first understood, right? So अर्थ का क्रस्ट है, ये अर्थ का मान लो क्रस्ट है. अर्थ के क्रस्ट में कुछ कुछ स्पॉट्स पर, कुछ कुछ जगहों पर, है ना, कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है, जो क्रस्ट की जो मोटापा होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट, है ना. एंड इस ऐसे पर्टिकुलर जोन से जो मोल्टन रॉक्स वगैरह हैं, जो अंडरलाइंग अर्थ के बहुत गहरे लेयर्स में जो मोल्टन रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं, दे कैन मूव आउट इनटू द like external environment that we live in an easier manner, ठीक है. And this gives rise to what we know as a volcano.
ठीक है, दिस गिव्स राइज टू व्हाट वी कॉल इज अ वॉल्केनो। ये क्रस्ट है, ठीक है, ये कहीं अंदर जाके मेंटल है, एंड जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो क्या कर रहा है कि मेंटल के इस जोन में जब प्रेशर थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर इसने क्या किया, जो एक्सेसिव प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए, उसको अर्थ के अंदर से रिलीव करने के लिए वॉल्केनिक इरप्शन को बढ़ावा दिया। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन के केस में क्या होता है, एक वॉल्केनो जो हम लोगों ने अभी, ये एक रफ डायग्राम है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ वॉल्केनो रफली इज, राइट। वॉल्केनो के टॉप पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिस ओपनिंग से लावा स्पिल आउट होता है, लावा स्पिल आउट होता है। लावा क्या होता है, लावा इज मोल्टन रॉक मटेरियल, ठीक है। इनफैक्ट वॉल्केनो का जो ये आपको जो माउंटेनियस स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम लोग वॉल्केनो बुला रहे हैं, at some point of time even this volcanic mountainous terrain was also lava, है ना, जो कि रिलीज होकर डिफरेंट हाइट्स पर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर, सेटल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, एंड आज के दिन इतना ऊंचा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अब भाई नेचुरली तो हमेशा तो होता नहीं रहेगा, वो उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में भी लोग बात करेंगे, बट इन जनरल होता क्या है कि आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन जब लावा स्पिलेज हो चुका होता है, लावा निकल चुका होता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो टॉप मोस्ट जो पार्ट है वॉल्केनो का, ये धीरे धीरे शांत होता है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होता है एंड ये ठंडा पड़ जाता है, राइट। ठंडा पड़ने के चक्कर में क्या होगा, जो लावा है वो तो सॉलिडिफाई हो गया, है ना, वो रॉक बन गया, at least it seems like it has become a rock, right, and that it will never break out, ये वापस कभी नहीं टूटेगा, है ना। but you never know, internally कभी अगर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, देखो जो ये मैंने आपको बताया कि भाई लावा से रॉक बना, ये पहले थोड़ा सा बनेगा, उसके बाद और थोड़ा सा बनेगा, वापस थोड़ा सा बनेगा, और थोड़ा सा बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, राइट। बट इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, अगर इस एरिया में लावा का, मोल्टन लावा का प्रेशर और बढ़ा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे कि प्रेशर कुकर की सीटी करती है शुरुआत में, है ना, उठने से पहले, प्रॉपर सीटी मारने से पहले, वो धीरे धीरे उसको धक्का देने की कोशिश करेगा, एंड इसी धक्का देने की कोशिश में क्या होगा, जो लावा सॉलिडिफाई हो गया था अंदर के चैनल से, वो लावा वापस से, मतलब वो रॉक्स वापस से लावा बनना शुरू होंगे, लिक्विफाई होना शुरू होंगे, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल एंड अप कॉजिंग द रिलीज ऑफ लावा अगेन, ठीक है। ये जो धक्का मुक्की जो हो रही है लावा निकालने के लिए, है ना, दिस पर्टिकुलर फेज ऑल्सो गिव्स राइज टू अर्थक्वेक्स, ठीक है, दिस ऑल्सो गिव्स राइज टू अर्थक्वेक्स। अच्छा, अब ये तो भैया वॉल्केनो का नॉर्मल जो भी एक्टिविटी होता है उसके बारे में बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज जो होती हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। द फर्स्ट इज एक्टिव, द सेकेंड इज डॉर्मेंट, the third is dead, ठीक है। नाम से ही आप इनका काम समझ सकते हो कैसे। एक्टिव वॉल्केनोज कौन से होते हैं, जो कि अभी भी, जो कि इवन एट प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बढ़िया से अपने अंदर से लावा को रिलीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इट इज स्टिल एक्टिव, सिंपल एज दैट। डोरमेंट कौन से हैं, डोरमेंट जो कि पिछले 10-25 साल में एक बार शायद रिलीज किया था लावा, एंड देन तब से शांत है, बट उसका अंदरूनी जो हिस्सा है वो अभी भी लिक्विफाइड बना हुआ है और कभी भी फट सकता है। इट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इरप्टिंग एट एनी गिवन टाइम इन द फ्यूचर। ऐसे वॉल्केनोज को हम लोग डोरमेंट बुलाते हैं। डोरमेंट मतलब कि भाई अब सोया हुआ है बट कब जग जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। देन वी हैव डेड वॉल्केनोज। डेड वॉल्केनोज क्या होते हैं,
डेड वॉल्केनोज आर दोज जो कि सेंचुरीज एंड सेंचुरीज पहले कभी शायद लावा डिस्चार्ज हुआ था उससे, एंड उसके बाद से लावा डिस्चार्ज होना बंद हो गया, एंड तब से अब तक लावा का डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे आई गेस जापान में जो माउंट फूजी है, ठीक है, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ नाउ कंसिडर्ड डेड वॉल्केनो। ठीक है, इवन लाइक फ्यू डेकेड्स बैक इसको डोरमेंट माना जाता था, बट इवन लाइक अभी एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कंसीडर टू बी डेड। ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, लाइक आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे माउंट फुजियामा, you'll find very beautiful pictures of this particular volcano, right? So this is what volcanic eruptions are. These are the types of volcanoes, and volcanoes normally जो active and dormant volcanoes हैं वो normally earth के जिस region पे पाया जाता है वो पैसिफिक ओशन में ही होता है normally, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पैसिफिक ओशन के जिस एरिया में वॉल्केनो ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं उसको साइंटिस्ट्स ने जस्ट फॉर इजियर आइडेंटिफिकेशन रिंग ऑफ फायर का ही नाम दे दिया है। द पैसिफिक ओशन इज अ वेरी लार्ज ओशन, राइट? सो पैसिफिक ओशन के इन एंड अराउंड ही मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस ऑफ अर्थ प्रेजेंट हैं टिल डेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वॉल्केनोस आर। नेक्स्ट हम लोग और एक टॉपिक कवर कर लेंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक है, विल ऑल्सो कवर इट इन पार्ट 2, दैट इज टुमारो प्रोबेबली। ठीक है, एनीवे, सो द नेक्स्ट इज अबाउट फ्लड्स। Floods is a very common age old problem of the world in general, but इंडिया में तो ये और भी कॉमन है। ठीक है, और फ्लड का एक मिसकंसेप्शन भी है जो हम लोग आज समझ कर व्हाट आर फ्लड्स समझ कर क्लैरिफाई या फिर उस लाइक मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे। ठीक है, फ्लड्स होते क्या है नॉर्मली? अगर हम लोग किसी नदी के रास्ते को देखें, आसमान से देखने की कोशिश करें, let's consider this to be the like pathway of a particular river. पानी बढ़िया से जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लाइक इंसानी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये रास्ते वगैरह हैं। ठीक है, बाय द रिवर साइड ये सब रास्ते वगैरह ऐसे जा रहे हैं कहीं से। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अगर हम लोग ऊपर से देखने की कोशिश करें तो what happens is, जब एक्सेसिव लाइक नॉर्मली इंडिया में जब मॉनसून आते हैं तो फिर एक्सेसिव बारिश होती है, राइट? भारी बारिश होती है। भारी बारिश के चलते क्या होता है, अक्सर ये जो नदियां हैं, नदियों का जो लेवल है पानी का वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि नदी का जो रास्ता है उसी तक उसका बहाव सीमित नहीं रह पाता है ना। पानी का जो वॉल्यूम है जो फ्लो हो रहा है उस रिवर से ड्यूरिंग द फ्लड्स इज क्वाइट हाई, राइट? एंड इट इज सो हाई कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन नॉट कीप इटसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एंड ओनली दिस पाथवे, राइट? तब जाके क्या होता है, तब जाके ये पानी अगल बगल के मैन्ड एंड अनमैन्ड एरियाज पे फैलता है, एंड दिस इज व्हाट वी टर्म एज फ्लड्स। ठीक है, बहुत सारे शहरों में, इंडिया के बहुत सारे शहरों में अभी भी ये होता है कि भाई बारिश हो गई, 1 घंटा बारिश हुआ, फिर 1.5 घंटा बारिश हुआ, कहीं अगल बगल भले ही नदी हो चाहे ना हो, पानी भर गई है रास्तों पे, तो वी ऑल से कि अरे भाई फ्लड हो गई, यहाँ पे फ्लड हो गई। इट इज नॉट अ फ्लड, व्हाट दैट इज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग में फर्क है। वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग इज बेसिकली पानी का फंस जाना, कोई पानी के बहने का कोई रास्ता ना होना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पानी जो है वो बरसा और वहीं पे फंसा रह गया, तो पानी भर गया। ठीक है, जबकि फ्लड के केस में क्या होता है? फ्लड के केस में नदी में जो पानी बह रहा है वही इतने ज्यादा वॉल्यूम तक बढ़ चुका है कि वो नेचुरल अपने पाथवे को फॉलो करना भूल गया है, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज इतने से रास्ते में और पानी कंटेन ही नहीं हो पाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउटवर्ड्स, है ना, फ्रॉम द नेचुरल पाथवे ऑफ द रिवर। ठीक है, सो ये फ्लड्स जो है इट इज वेरी कॉमन इन द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन
to a little bit about how can we manage such disasters. ठीक है, अगर कभी हम जहां रह रहे हैं वहां पे भूकंप हो गया, या फिर हम जहां रह रहे हैं वहां पे फ्लडिंग हो गई, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर फ्लड्स ना हो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक्स, अब अर्थक्वेक्स हम लोग टाल तो नहीं सकते कि भाई मत हो, वी कैन नॉट डू दैट, राइट. अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, यू हैव टू मैनेज इट समहाउ टू हाउ टू सर्वाइव, राइट. सो जब भी अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होने के टाइम पे वी शुड ऑलवेज first and foremost move to a clear piece of land if it is available. अगर आप घर के अंदर हैं और बाहर तक जाने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगता, तो फिर प्लीज बाहर जाइए. बाहर जाकर एक ऐसे जगह पे खड़े हो जाइए जिसके अगल बगल कोई ना ही बिल्डिंग हो, ना ही पेड़ हो, ना ही कुछ हो. अगर आप पेड़ के नीचे हैं, कहीं पे भी किसी छत वगैरह के नीचे हैं, तुरंत उसके बाहर भागिए. ठीक है, बिकॉज हमेशा एक डर ये बना रहता है कि अगर आप घर के अंदर है तो भाई घर का छत, भगवान ना करे, बट घर का छत ढह सकता है. किसी पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, वो पेड़ टूट सकता है, टूट के आपके ऊपर लाइक गिर सकता है. तो इन सब चीजों से खुद को बचाएं. एंड अगर आप मान लो आप स्कूल में फंस गए हो, या फिर आप स्कूल में हो, आप या तो लाइक अपने घर में हो और खुद को बचाना चाहते हो, तो फिर द इजिएस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल, नॉट कंप्लीटली बट यस मोस्ट रिलायबल मैनर ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ है ना, विद द लीस्ट नंबर ऑफ मूवमेंट इज, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज कि भाई किसी टेबल के नीचे शेल्टर ले लें. ठीक है, किसी टेबल के नीचे झुक के बैठ जाएं. ठीक है, और एक बहुत जरूरी बात जो कि मैं अर्थक्वेक्स के बारे में बात करते वक्त भूल गया था बताना, दैट इज अबाउट आफ्टरक्वेक्स. होता क्या है, जब भी अर्थक्वेक का कोई भी एपिसोड होता है, अर्थक्वेक अकर करते हैं, तो राइट आफ्टर इट्स अकरेंस है ना, देयर आर फ्यू अदर वेव्स एज वेल, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, आफ्टरक्वेक्स बुलाते हैं. ठीक है, अगर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बात करें, ये मान लो अर्थ का क्रस्ट का सरफेस है. अर्थक्वेक जिस पर्टिकुलर स्पॉट से, अर्थ के अंदर जिस पर्टिकुलर स्पॉट से रेडिएट हो रहा है, जिस पर्टिकुलर स्पॉट से उसके वाइब्रेशंस आपको फील हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, उसे हम लोग उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का फोकल पॉइंट या फिर फोकस बुलाएंगे. ठीक है, एंड आप अगर इसी पॉइंट को अर्थ के क्रस्ट तक ट्रेस करने की कोशिश करोगे, तो जो पॉइंट हमको मिलेगा उसे हम लोग उसका एपिसेंटर बुलाएंगे. ठीक है, तो आफ्टरक्वेक्स आर वेरी कॉमन, एंड प्लीज अर्थक्वेक्स के तुरंत खत्म होने के बाद ही हंसते हंसते कहीं बाहर ना निकल जाएं. वेट फॉर अ बिट, calm yourselves down and then only try to move out of your shelter. ठीक है, that is about managing earthquakes. ये तो भाई मैनेज करना हो गया. प्रिवेंट, अगर अर्थक्वेक्स से होने वाले डैमेज को हमको प्रिवेंट करना है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज, जो भी हमारे घर वगैरह होंगे, कभी भी कहीं भी कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई घर बन रहा है, उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, उसके अलावा जो भी मान लो कहीं पे अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह भी बन रहा है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग शुड, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इनफैक्ट, शुड बी बिल्ट ओनली टिल द लेवल अलाउड बाय द लैंड अथॉरिटी. ठीक है, जो भी सॉइल वगैरह टेस्ट होने के बाद बताया गया कि भाई इतने हाइट तक की बिल्डिंग बन सकती है, उतने से ज्यादा, इनफैक्ट उतने से कम ही रखना चाहिए, उतने से ज्यादा तो सोचना भी मत. दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी, सो दैट, क्योंकि कब ये सब हो जाए यू नेवर नो. अर्थक्वेक वगैरह will never tell you and come. We can only predict their occurrence. We cannot confirm their occurrence, right? So to prevent such mishaps of loss of life and money and matter, what we can do is take necessary preventive steps. ठीक है, अगर कोई भी weak furnitures है, कोई heavy चीज वगैरह है जो हम लोगों ने वॉल पे बस ऐसे टांग के रखी है, like heavy पुरानी घड़ियां, like picture frames, frame pictures and all that, तो प्रॉपरली उनको फिक्सेट कर देना चाहिए. उनका जो फिक्सचर होता है वो रिजिड होना चाहिए, ताकि ऐसे हिलने डुलने पर वो तुरंत गिर ना जाए. ठीक है, दैट माइट एंड अप कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज और एन इंजरी टू योर बॉडी व्हेन यू आर इन मूवमेंट ड्यूरिंग अर्थक्वेक और सम काइंड ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह है हमारे घरों की, वो हमेशा हमको टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए,
थ्रू अ गुड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, सो दैट कोई भी अगर डैमेज प्लग पॉइंट्स है, वायर लाइंस है, तो उनको हम लोग, कोई भी अगर प्रोन वायर लाइंस है कि भाई ये बहुत ज्यादा खींचा हुआ है, कभी भी टूट सकता है, तो उसे रिपेयर करवा लें, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर द रॉन्ग थिंग टू हैपन एंड देन डू सच थिंग्स, राइट। एंड इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक यू शुड ऑलवेज चेक फॉर एनी क्रैक्स एंड क्रेविसेस इन योर हाउस, ठीक है। अगर आप किसी घर पे रह रहे हैं, अपने स्कूल में रह रहे हैं, तो फिर अगल बगल अपने वॉल्स वगैरह में हमेशा क्रैक्स वगैरह के लिए चेक करें कि भाई कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं बन गया, राइट। यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, राइट। सो इट्स वेरी very much recommended that you do such things. रही बात फ्लड्स की, तो फ्लड से बचने के तो तरीके बहुत कमी है, बिकॉज अगर फ्लड्स हो गए, all you can do is just move away as far as possible from the river line, जहां से नदियां बह रही है, उससे जितना दूर हो सके उतना दूर से भागे, right? That is the best you can do. But to prevent floods, what we can do is, जिस जगह से नदी बह रही है उस जगह के बगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़िया से एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। What is afforestation? Afforestation can be defined as, मान लो ये नदी का रास्ता है, ठीक है, यहां पे कहीं से घर वगैरह बनना शुरू हुआ है, ठीक है, रास्ते वगैरह यहां से कहीं से जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जगहों पर जो नदी के बगल में है, नदी के रास्ते के बगल में ये नदी का रास्ता है, इन जगहों पर हमें हमेशा प्लांट्स वगैरह ग्रो करने चाहिए in as many number as possible, so as to prevent the sudden outburst of water in a large volume, ठीक है। जब हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे इस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे, ऐसे पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे पेड़ वगैरह होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो फिर पानी का जो धक्का वाला जो फोर्स है, वो फोर्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये डैमेज कम करेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, इफ वी नो ऑफ अ फ्लड प्रोन रीजन ऑफ एनी रिवर पाथवे, तो फिर हमें वैसे जगह पर एक छोटा सा अलग रास्ता भी बना देना चाहिए रिवर के फ्लो करने के लिए, सो दैट पानी का जो वॉल्यूम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, और ना कि उसी एक रास्ते पे इतना प्रेशर पड़ जाए कि भाई पानी पूरी तरह से ओवरफ्लो कर जाए, राइट। उसके अलावा हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट डैम्स to store the excess amount of water, है ना, so that बाद में when the favorable conditions arrive, we can generate hydroelectric power from this stored amount of water, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हो गई earthquakes के बारे में, volcanoes के बारे में एंड फ्लड्स के बारे में। होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। We'll try to get back to you as soon as possible. Please subscribe to us and like this video. Thank you.